पीएसएल के हवाले से बात करना चाहूँगी। लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी ये दो वो टीम्स हैं जिन्होंने अगले 10 साल के लिए इनके कॉन्ट्रैक्ट की तजदीद हो गई है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? फ़ैन बेस्ड है और इसके साथ साथ इस वजह से इन्हें फोर्स मूवर करार दिया गया है और ये कितना सिक्योर फैसला है? देखिए, पीएसएल के जो 10 साल मुकम्मल हुए थे, आपको पता है उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होने थे और फर्स्ट राइट ये जो मौजूदा 6 फ्रेंचाइज हैं इनके पास ही थी। EY कंपनी एक है, उसके से इनकी वैल्यूएशन कराई गई तमाम टीमों की। उसके बाद एक नई फीस ऑफ़र करके इनको बोला गया कि अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हैं तो ठीक है, अगले 10 साल के लिए टीम आपकी हो जाएगी। पहले 20 तारीख तक की डेडलाइन मिली जो अब 25 तक हो गई। सबसे पहले पेशावर ज़ल्मी और उनके जो ओनर है जावेद आफरीदी, उन्होंने आमादगी जाहिर की थी। 2 दिन हो चुके हैं उस पर। आज PCB ने प्रेस रिलीज जारी किया जिसमें लाहौर कलंदर के हवाले से भी कहा गया कि उन्होंने भी आमादगी जाहिर कर दी है। और भी मेरा ख्याल है जो बाकी 3 टीमें हैं वो मान जाएंगी, क्योंकि कोयटा और इस्लामाबाद यूनाइटेड इनकी फ़ीस पहले कम थी, अब बढ़ गई है, लेकिन फिर भी इन लोगों के लिए अभी भी फ़ायदा ही फ़ायदा है। कराची किंग के दीगर स्टेक्स भी हैं तो वो भी मना नहीं कर सकते। तो ये सारे पांचों आ जाएंगे। पांचों में इसलिए कह रहा हूँ कि मुल्तान सुल्तान को PCB ने नया जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑफ़र ही नहीं किया, क्योंकि मुल्तान सुल्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगे हुए हैं कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी के भी, दूसरे भी। जिस तरह फिर अली तरीन ने फाड़ के फेंका था वो कॉन्ट्रैक्ट, जो नोटिस उनको मिला था, तो उसके बाद तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच गए थे। वो समझ रहे थे कि शायद अब्बू जी की कॉल चली जाएगी तो मामला हल हो जाएगा, लेकिन मसला ये है कि इस वक्त मोहसिन नकवी चेयरमैन PCB हैं। शायद नजम सेठी, रमीज़ राजा, ज़का अशरफ होते उन पे तो ये दाव चल जाता है, लेकिन मोहसिन नकवी इस तरह किसी की बातों में नहीं आते कि कोई इस तरह धमका आएगा तो वो बिल्कुल उनको कहते हैं कि जी ठीक है आ जाओ बेटा, कोई बात नहीं। तो वो जाहिर है इतना बड़ा उन्होंने डिसिप्लिन की एक ब्रीच की अपने कॉन्ट्रैक्ट की। तो बार बार PCB ने अपने तमाम प्रेस रिलीज में एक चीज़ मेंशन की, अहल फ्रेंचाइज। तो जाहिर है वो ना अहल फ्रेंचाइज तो एक ही है और मुझे लगता है कि अब तक इनका चैप्टर क्लोज है। लेकिन ये पाकिस्तान है, जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम कभी कभी ऐसा होता है कि हारा हुआ मैच बिल्कुल आखिर में जीत जाती है, तो क्या पता मुल्तान का भी ऐसा हो, क्योंकि मुल्तान ने एक काम बड़ा ज़बरदस्त कर दिया है। मुल्तान ने एक काम ये किया है कि वैल्यूएशन में इन्होंने लिख कर दिया अपने जो अकाउंट्स दिए कि जी जो आखिरी सीज़न हुआ उसमें इनको प्रॉफिट हुआ है, यानी 1 अरब 8 करोड़ जो सालाना फीस दे रही है वो टीम कह रही है हमें प्रॉफिट हुआ, बाकी सबने का लॉसेस हुए। तो इससे बाकी फ्रेंचाइज को नुकसान हुआ, जिसकी वजह से ये बातें भी हो रही थी कहीं ऐसा ना हो कि जी मुल्तान भी साथ ही मिलाओ, ऐसे कुछ कर रहा हो, लेकिन ऐसा है लग नहीं रहा, क्योंकि अब तो बिल्कुल एंड हो गया है और हो सकता है 2 के बदले अब 3 टीमें फरोख्त हों, तीसरी टीम भी हो। और जिस तरह अली तरीन भाई ने वो फाड़ा था नोटिस, उसके बाद से मामलात कुछ मुल्तान के लिए ख़राब भी हुए हैं। उनके कोड ऑफ कंडक्ट का मसला भी कहा गया। जाहिद साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? नेक्स्ट एडिशन के लिए 3 टीम्स या 2 टीम्स के हवाले से जो भी तादाद बढ़ाई जाएगी और उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट की तजदीद हुई है इन 2 टीम्स के लिए नेक्स्ट एडिशन के लिए, ये मुस्तकबिल के हवाले से कितना मुस्तहकम स्टेप है? देखिए, ये तो एन तवक्को के मुताबिक हुआ है। लाहौर के अंदर जो है आपको पता है फ़ैन फॉलोइंग के हवाले से भी सबसे आगे है और इसी तरह से पेशावर ज़ल्मी भी है। और ये बात दुरुस्त है क्योंकि सिर्फ मुल्तान सुल्तान का एक इशू था, बाकी 5 टीमें मैं नहीं समझता कि उनमें से कोई टीम रेट बढ़ने के बावजूद, अमाउंट बढ़ने के बावजूद इसको छोड़ना पसंद करेगी, क्योंकि इससे ज़ाहिर है उनको अपना काफ़ी फ़ायदा भी है और बेहतर भी है। और फील्ड में आपको पता है सबसे ज़्यादा यही 2 टीमें जिनके कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं सबसे ज़्यादा काम करती हैं। कोयटा ज़रा खामोश रहती है, आपको पता है बहुत का तो उनके कैंप भी नहीं लगते, लेकिन फील्ड में आके जब PSL के दिन आते हैं तो वो अच्छा जो है फ़ाइट भी देती है, अच्छी टीम भी बनाते हैं। तो तवक्को की जाती है कि यही 5 टीमें होंगी और छठी मुल्तान सुल्तान जो है उसको यकीनी तौर पर पेश किया जाएगा उन 2 टीमों के साथ जिसके 6 नाम पहले ही PCB दे चुका है और जिसके बारे में ये खबरें पहले भी की गई थी कि शायद 2 नामों का फ़ैसला हो गया, फैसलाबाद का और गिलगित का शायद ये कहा गया था, लेकिन वो भी PCB ने तरदीद कर दी थी, क्योंकि उन टीमों में से 2 टीमें ऐसी होंगी जो जिनकी बिड कामयाब होगी या जो ओनर लेना चाहेगा वो उनकी मशावरत के साथ फैसला किया जाएगा वो कौन सी दोनों टीमें हैं। यूसुफ, आप इस हवाले से क्या कहना चाहें? देखिए, एक तो बड़ा अच्छा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया कि जितने भी फ्रेंचाइजिंग हैं उनके मालिकान हैं टीमों के, उनके लिए एक पुरकशिश पैकेज उन्होंने अनाउंस किया कि जो भी टीम चैम्पियन बना करेगी उसके मालिक को $5 लाख का इनाम मिला करेगा, जो रनर अप होगी उसके लिए 3 लाख। और एक साथ जो डेवलपमेंट के हवाले से काम हो रहा है क्रिकेट की फ़र्क, क्योंकि असल काम तो PCB का क्रिकेट डेवलपमेंट है, जो पाकिस्तान सुपर लीग की जो टीमें वो भी अपने तौर पर किए जा रही है।
तो उनके लिए अलग से $2 लाख का ऐलान किया गया। ये तमाम वो रकमें जो PSL की टीमों को मिलती है, जिसमें $5 लाख पहले मिला करते थे फादर टीम को, और अब हमारे ज़रा ने इस बात की कन्फर्मेशन की कि अब उस जो रकम है उसको बढ़ाकर ये $15 से $20 लाख करने की तजवीज़ है, ताकि अगर टीमों के मालकान को ज़्यादा मुआवजा देना पड़ रहा है, ज़्यादा फ़ीस उनको अदा करना पड़ रही है हर साल, तो उनके साथ साथ उनको थोड़ा अट्रैक्टिव उनको मराद भी दी जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो जर्नी के साथ PSL के हवाले से काम करे। और क्योंकि कल आखिरी तारीख है PSL में मुआहदे तजदीद होने के हवाले से, तो उसके बाद 6 जनवरी को 2 टीमों के इजाफे का भी फैसला किया जाना, जिसमें कौन सी टीम इसमें इस्तेफाक उनका इजाफा होता है, इसकी बोली के ज़रिए नॉमिनेशन होगी। सही। सलीम साहब, आपसे जानना चाहूँगी, अगले टॉपिक जाने बढ़ते हैं। भारत और जो अफ्रीका के सीरीज़ हो रही है, भारत क्यों अपने होम ग्राउंड पर बार बार जनूबी अफ्रीका के आगे दबाव का शिकार है? पिचेस पर तनकीद हो रही है, सिलेक्शन पर हो रही है, आपको क्या लगता है कौन सी खामी है जो इनके हार की वजह है? देखिए, अभी तो जेनसन 6 विकेटें ले गए, 314 रन का ऑलरेडी खसारा हो चुका है इंडिया को, और लगता है ये मैच भी इनके हाथ से निकल जाएगा। तो इंडिया की टीम बहुत ज़्यादा ऊंची हवाओं में उड़ रही थी, लेकिन साउथ अफ्रीका ने इनको सबक सिखा दिया। साउथ अफ्रीका की टीम के खिलाफ हमारी परफॉर्मेंस बेहतर रही थी, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं, लेकिन फिर भी हमने उनको इतने आसानी से इस तरह से खेल पेश नहीं किया था जैसे इंडिया की टीम का है। अपने होम ग्राउंड पर उनसे खेला ही नहीं जा रहा है, स्पिनर भी आउट कर रहे हैं उनको, पेसर्स भी आउट कर रहे हैं, बैटिंग भी उनकी नहीं चल रही। और शुभमन गिल के जो मसला हुआ था नेक का, वो तो इतना बढ़ गया, कल मैं खबर पढ़ रहा था, पता नहीं कितनी अथेंटिक है ये, कि हो सकता है 1 साल के लिए क्रिकेट से वो दूर हो जाएं। तो जाहिर है इन चीज़ से भी उनको फ़र्क पड़ा था, लेकिन होता यही है कि इंडियन जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं, और हर शोबे में, जैसे एक तो उनका गुरूर पाकिस्तान है, जंग के मैदान में तो खाक में मिलाया था, अब क्रिकेट में भी आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ हो रहा है ऐसा। साउथ अफ्रीका ने उनके घर पे आके उनकी जो दुर्गत बनाई है, तो वो सीधे हो गए होंगे, ख़ास तौर पे जो कोच हैं उनके गंभीर। तो इंडिया के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। एक ज़माना ऐसा था कि इंडिया को उनके होम ग्राउंड पर कोई हरा नहीं सकता था, कोई परफॉर्म नहीं कर सकता था। अब साउथ अफ्रीका की टीम ने उनको इस तरह से किया हुआ है कि दूसरा मैच भी उनके हाथ से तकरीबन निकल गया, 3-1-4 का खसारा हो चुका है। साउथ अफ्रीका की टीम दोबारा बैटिंग कर रही है, अगर 200 रन करके भी उनको खेलने के दिया तो 500 प्लस हो जाएगा। तो ये मैच भी उनके लिए बचाना मुश्किल है इंडिया के लिए। सही। जाहिद साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। लंदन में मुकीम सरफराज नवाज ने ऑटोबायोग्राफी शाया करने का ऐलान किया है। अब मैच फिक्सिंग से मुतालिक हैरानकुन हकायक भी उन्होंने कहा है कि वो इसमें दर्ज होंगे, इसमें बताएंगे। तो क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है? हिफ्ज़ा देखें, सरफराज नवाज जो है ना, बड़ी दिलचस्प शख्सियत है और बड़ी भरपूर किस्म की उन्होंने लाइफ गुजारी है। अब बहुत से सालों के साथ वो लंदन में मुकीम है, मुस्तकिल तकरीबन वहीं पे रहते हैं। 90 की दहाई में जब बहुत ज़्यादा मैच फिक्सिंग होती थी, और फिर मैच फिक्सिंग के बाद लोगों को स्पॉट फिक्सिंग का भी पता चला। पहले सिर्फ मैच फिक्सिंग थी जिसमें 5 या 6 प्लेयर्स पे इल्ज़ाम लगते थे, तो सरफराज नवाज आवाज़ बुलंद करने वाले सबसे, कहना चाहिए, सबसे आगे होते थे, और बेपनाह उन्होंने इंटरव्यू दिए, बहुत ज़्यादा उन्होंने आवाज़ बुलंद की। बल्कि मैं दिलचस्प वाक़या भी सुनाता हूँ। जस्टिस करामा नज़ीर भंडारी की एक इंक्वायरी यहाँ पे लगाई थी जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप 99 में बांग्लादेश से हारा था, तो वहाँ पे जो जर्नलिस्ट 4 या 5 पेश हुए थे एज अ विटनेस के तौर पर, उनमें मैं भी शामिल था। जिस दिन वसीम अकरम पेश हुए तो जस्टिस करामा नज़ीर भंडारी ने उनके साथ गुफ्तगू की, लंबा चौड़ा उनका बयान था, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं वसीम अकरम। एंड पे जस्टिस करामा नज़ीर भंडारी ने कहा कि वसीम, जो आपने हलफ उठाया वो उसको अब हम ख़त्म करते हैं, ये बताएं कि सरफराज नवाज आए रोज़ इल्ज़ामात लगाते हैं, उनके खिलाफ आप केस क्यों नहीं करते? तो वसीम ने कहा, जी हम क्या केस करें, वो समझ जाता है, उनको वारंट जाता है, जो भी जाता है वो फाड़ कर फेंक देते हैं। तो सरफराज बहुत ज़्यादा, आपको पता, ब्लंट हैं। यहाँ बाद में सियासत में आए, फिर उनका एक चैप्टर जो है स्वाने, यकीनी तौर पर उन्हें ऑटोबायोग्राफी का रानी अदाकारा जो मशहूर थी अपने वक्त की, उनके साथ शादी भी है। फिर वो सियासत में आए, पीपल्स पार्टी के यहाँ पे एडवाइज़र भी रहे, फिर वो पार्टी भी बदली उन्होंने, और यहाँ पर लड़ाई झगड़े भी उनके हुए। एक पूरी भरपूर लाइफ है सरफराज नवाज की। लेकिन उनका मैच फिक्सिंग का जिक्र करना, और फिर जब अभी वर्ल्ड कप पे हम अमेरिका गए थे, मैं और यूसुफ अंजम साहब इकट्ठे थे, हम लंदन में भी गए, हाई कमिश्नर में जो फंक्शन था वहाँ हमारी इनके साथ गपशप हुई, 2-3 फंक्शनों में हुई। उस वक्त वो तैयारी कर रहे थे कि मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी लाना चाहता हूँ। तो यकीनी तौर पर जब भी उनकी आएगी ये ऑटोबायोग्राफी, मैं समझता हूँ एक किस्म से भूचाल से कम नहीं होगी। लेकिन देखना ये है कि किस हद तक वो उसमें सच्चाई का दामन थामते हैं, कितने उनके पास सबूत हैं, और क्या कुछ लिखना चाहते हैं वो अपनी किताब में। बिल्कुल, और अगर वो लिखते हैं तो यकीनन इस हवाले से शायद मुश्किलात का सामना भी हो सकता है। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, और जाते जाते यकीनन बताना चाहूँगी, अरशद नदीम और मोहम्मद यासिर सुल्तान ने मेडल जीते, पाकिस्तान का नाम रोशन किया।